अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो है एलर्जिक राइनाइटिस और इसके अलावा हम बात करेंगे ओरल कैंसर पर। और इन दोनों अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर इमरान भट्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर लम्स, कंसल्टेंट ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन, अपवा मेडिकल सेंटर कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और मेरा मौक़िफ़ या मेरी जो सजेशन है वो आवाम तक पहुँचाने के लिए किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आज के हमारे जो दोनों मौज़ूआत हैं, तो मैं चाहूँगा कि एलर्जिक राइनाइटिस से हम स्टार्ट करें। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि एलर्जिक राइनाइटिस है क्या और इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी बताएं कि इसका हल क्या है। बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बात करें तो दिस इज़ द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस फॉलोड बाय द एलर्जन। अब एलर्जन कोई भी हो सकते हैं, लाइक डस्ट हो गया, माइट्स हो गया, कोल्ड एयर्स हो गया, वॉट जो भी हैं, या सिंपली उर्दू में हम इनको नज़ला, ज़ुकाम या नाक का बहना या नाक का बंद होना, दीज आर द सिम्टम दैट द पेशेंट को जो कंप्लेंट्स ये हो सकती हैं। सो अब एलर्जिक राइनाइटिस के बहुत सारे काज हैं। लाइक आजकल अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं और आप सफ़र कर रहे हैं बाहर, तो आपने देखा होगा मुर्तज़ा वहाब साहब के हम पे बड़ी मेहरबानियाँ हैं जो हर जगह रोड रस्तों के काम हो रहे हैं, पता नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वॉट जो भी है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, तोड़ फोड़ की वजह से माहौल डस्टी माहौल हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा डस्टी माहौल हुआ पड़ा है। तो इसमें जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, ज़ाहिर है वो मिट्टी जब हमारे नाक के म्यूकोज़ा को हिट करती है तो यहाँ पर क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप होगा और पेशेंट को फिर कंप्लेंट्स होगी लाइक नेज़ल डिस्चार्ज और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, हेडेक एंड सो ऑन। सो पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग भी होगी उसके बाद, फिर उसके साथ साथ फिर ये है कि पेशेंट को सोर थ्रोट डेवलप होगा और सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन भी आगे हो सकते हैं। ठीक, तो डॉक्टर साहब अगर हिफाजती तदाबीर के हवाले से देखा जाए? जी बिल्कुल, इसकी हिफाजत की जा सकती है, बहुत इजी है। आप एक मास्क लें, जब भी आप घर से निकलें आप मास्क लगा लें। अब उससे ये होगा कि जो भी ये डस्ट है जो भी है वो आपके नाक में हिट नहीं होगा डायरेक्टली। सेकंड ये है कि मेन चीज़ ये होती है कि इस चीज़ जो एलर्जी होती है वो पेशेंट्स को पता चल जाता है कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है। पहले तो उसको आपने पहचानना है कि मुझे एलर्जी किससे है। माइट भी एलर्जी मिट्टी धूल से हो, या फिर आप AC में बैठने की वजह से हो गया हो, या ठंडा पानी पीने से, या ठंडी हवा लगने से। सो देयर आर सो मेनी काज, या कारपेट की एलर्जी हो जाती है, या जो आजकल ये खटमल माइट्स होते हैं इनकी वजह से भी होती है। तो पहले जब तक पेशेंट पहचानेगा नहीं उसे एलर्जी किस चीज़ से है तो उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगी। सिम्प्टोमेटिक वो अपने आप को रिलीफ दे लेगा एंटी एलर्जिक टैबलेट वगैरह लेकर, लेकिन ये है कि काज आपका वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो हमारे पास यूजुअली ऐसे पेशेंट आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी वो मैं खा रहा हूँ तो उससे फ़ायदा है, और जब मैं वो दवाई छोड़ देता हूँ तो दोबारा वो इश्यूज़ हो जाते हैं। अब कहने का मकसद है, तो दवाइयाँ अब आप छोड़ रहे हो तो आपने काज को तो रूल आउट नहीं किया ना। तो मेन चीज़ ये है कि आप काज रूल आउट करें, जिस चीज़ से एलर्जी है उसे अवॉइड करें। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। सो मेरा यही होता है कि आप प्रिवेंटिव मेयर ज़्यादा लें एज़ कम्पेयर टू ट्रीटमेंट मेयर। तो डॉक्टर साहब अगर इब्तदाई अलामात के हवाले से देखा जाए तो डायग्नोज के लिए क्या मतलब लाइक अल्ट्रासाउंड या इस तरह की कोई चीज़ कुछ किया जाता है? नहीं, बेसिकली ये क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि स्क्रीन प्रिक टेस्ट होता है जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। तो उसमें ये डायग्नोस हो जाता है। सो स्किन प्रिक टेस्ट में ये भी डायग्नोस हो जाता है कि किस चीज़ से एलर्जी है, लाइक डस्ट एलर्जी है, माइट एलर्जी है, या वॉट जो भी एलर्जी के टाइप्स हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो डॉक्टर साहब बच्चों के हवाले से ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में बच्चों को कैसे महफूज रखा जाए? बच्चों को अब जैसा कि अब सर्दियों का मौसम है तो सर्दी से बचाएं, और बाहर जो जहाँ पर डस्टी इन्वायरमेंट है वहाँ पर ले जाने से गुरेज करें। अगर बच्चे को ले जाएं तो गर्म कपड़े पहना के ले जाएं, और बस सो ऑन केयर ही करनी होगी उसकी। बाकी ये है कि
अच्छा, तो डॉक्टर साहब साथ साथ ये भी बताइए कि क्या इसकी सिवियरिटी इस हद तक जाती है कि सर्जरी की नौबत आए? यस, अगर पेशेंट्स को अब ये होता है कि एलर्जिक रेनाइटिस प्रोलॉन्ग टाइम रहे, अब इससे क्या होता है, मैंने कहा था कि नेज़ल जो म्यूकोजा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसकी वजह से नोज़ के हमारे साइड्स में साइनसेस होते हैं। तो जब इन्फ्लेम्ड होगा तो साइनस की ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस डेवलप हो जाएगा। ओके। सो साइनोसाइटिस, व्हेन एवर देयर इज साइनोसाइटिस, तो फिर हमें सर्जरी की नीड पड़ेगी, क्योंकि उन पेशेंट्स में सीवियर हेडेक, फेशियल पेन होगा और ऐसे पेशेंट के साइनस ड्रेन करना होगा। अगर पहले तो हम यही है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम फॉलो करेंगे। अगर उससे साइनस का इशू हल नहीं हो रहा तो फिर हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी आजकल जो आई हुई है तो उस सर्जरी को फॉलो करेंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को बताइए कि ओपन सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कारामद कौन सी है? आजकल तो आप दोहरी मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी का चल रहा है। तो पहले जो होता था एंटल वॉश करते थे। अच्छा, उससे पहले ये होता है कि पहले हम कोई डिफॉर्मिटी देखें नोज़ में, जैसे एलर्जी की वजह से क्या होता है, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जो हमारे नोज़ में टर्बिनेट होते हैं लेटरल वॉल ऑफ नोज़ पे। तो ये होता है कि सम टाइम एलर्जी की वजह से इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब जाहिर है जब टर्बिनेट अपनी साइज़ से इंक्रीज़ होगा, दैट में काज द ऑब्स्ट्रक्शन। तो हमने पहले वो टर्बिनेक्टोमी करनी है। तो उसके बाद अगर मसला रिजॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सेकेंड लुक सर्जरी करेंगे। और कुछ पेशेंट में होता है कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, नाक बंद रहता है। अब यहाँ पर एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पेशेंट्स की, क्योंकि पेशेंट दिखा कर आ रहे होते हैं जनरल फिजिशियन को, वो देखते हैं नाक बंद है, वो अब वो बोलते हैं नाक की हड्डी बंद है। और एक मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि नाक की हड्डी तकरीबन 75 to 80% लोगों में नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। मेरी अपनी है सर। बिल्कुल, मेरी भी है। सो ओनली 20 to 15% हैविंग द सिम्पटम फ्रॉम दीज DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम। सो बेसिकली नाक की हड्डी नहीं बड़ी होती, वो उनको होता है एलर्जिक रेनाइटिस है। अब वो जनरल फिजिशियन उनको बस वो ऐसे काउंसलिंग कर देते हैं, फिर वो हमें बोलते हैं कि नहीं सर्जरी कर दें डॉक्टर साहब मेरी। हालांकि वो एक मेंटली साइकोलॉजिकली वो यही सोचता है कि मुझे जो मसला है वो नाक की हड्डी की वजह से है। सो अब बाज़ दफ़ा ये होते हैं कि वो फिर जो डॉक्टर हैं जो समझ जाते हैं, दूसरे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। और ज़ाहिर है आजकल एक बिज़नेस भी है, तो वो DNS के सेप्टोप्लास्टी वगैरह या SMR, सब म्यूकोजल रिसेक्शंस जो सर्जरी है नेज़ल सेप्टम की, वो कर देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, पेशेंट के जो मसले हैं वो बरकरार होते हैं सर्जरी के बाद भी। वो बोल रहे हैं कि सर वो मेरा तो नाक फिर बंद है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो बात ये होती है कि वो बेसिकली होता है एलर्जिक रेनाइटिस। तो आपने वो काज ट्रीट ही नहीं किया, वो तो वहीं का वहीं पड़ा है। आपने खाम खा उस नाक की हड्डी को निकाल दिया, बाकी जो सिम्पटम है वो तो आपके वही वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि एलर्जिक रेनाइटिस के हवाले से काफ़ी तफसीली बात हुई, और इसके बाद जो हमने बहुत बड़ा एक टॉपिक चुना है, गो के एक प्रोग्राम में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितना आपकी ज़ात से हम इस्तेफ़ादा कर सकें। डॉक्टर साहब, ओरल कैंसर के हवाले से जब बात करते हैं तो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि मुज़र सेहत भी हैं और लोग बिला झिझक और बेधड़क उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पान, गुटखा, छालिया और इवन अब तो सिगरेट के अंदर भी जो है जिद्दत आई है। सिगरेट, उसके बाद शीशा, और उसके बाद अब तो इलेक्ट्रिक शीशा भी राइज हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि ओरल कैंसर के हवाले से ये कितना नुकसानदेह? देखें, टोबैको की बात आती है तो इट्स अ वेरी डेंजरस, नॉट फॉर ओनली ओरल कैंसर, आल्सो द अदर कैंसर ऑफ द बॉडी टू। सो ओरल कैंसर बेसिकली स्मोक के ज़्यादा च्युइंगिंग फॉर्म में जो आ रहा है, बेसिकली जो गुटखा, छालियाँ और ये जो Z21 कुछ इस टाइप की टोबैको आ रहे होते हैं। जी जी। और ये बहुत मेन काज है। और दूसरा ये है कि जो हाथ से बनाया जाता है, बेसिकली उसमें बहुत सीवियर टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि म्यूकोजा को टीयर कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। जी जी। और दैट में आल्सो कॉज द कैंसर। अब ये है कि कैंसर होता क्यों है, बेसिकली रीज़न क्या होता है। जब भी कोई जो कार्सिनोजिन एजेंट होते हैं, कार्सिनोजिन एजेंट दैट काज द कैंसर, जी जी, वो जब आपके म्यूकोजा को हिट कर रहे हैं, दैट में कार्ड द रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। जी, और वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके। अब ये होता है अक्सर हमने यूजुअली जिनको कैंसर होता है वो आपने नोट किया होगा कि पुअर सोशो इकोनॉमिक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मोस्टली उनमें होता है।
और रीज़न इज़ दैट उनकी डाइट बैलेंस नहीं होती, वो बेचारे एक दो टाइम का खाना ही खाते हैं और कोई फल फ्रूट वगैरह नहीं ले रहे होते। और ये है कि ऊपर से फिर ये कार्सिनोजन एजेंट लाइक जो गुटखे पान छालियाँ भी वही ज़्यादा खा रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो डाइट इनकी कंप्लीट नहीं होती, जिसमें डेफिशिएंसीज होती हैं, स्पेशली विटामिन ए, डी एंड ई। दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट वो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको इनहेबिट करता है, मीन्स जो आपके कार्सिनोजन एजेंट ले रहे हैं वो जो केमिकल प्रोसेस करने वाले हैं उनको इनहेबिट कर देता है, तो जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। तो एक डाइट का भी फैक्टर है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आप ऊपर से टोबैको का फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ हैज़र्ड पार्ट हेल्थ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इब्तदाई अलामात के हवाले से अगर बात की जाए और ख़ासतौर पर डायग्नोज और उसके बाद डायग्नोज के लिए क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से भी आप बताइए। बदकिस्मती से जो डायग्नोज होता है जो कैंसर स्पेशली हमारे रीजन में या बहुत लेट होता है। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं स्टेज 3, 4 और मीन्स 4 या 4B, 4C और सो ऑन। इनऑपरेबल जो हो जाती है डिजीज़, जो जिस पे हम पैलेटिव मेयर यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में आ रहे होते हैं। रीज़न ये है कि असल में स्टार्टिंग में क्या होता है, ओरल कैविटी में एक अल्सर डेवलप होता है, बक्कल म्यूकोजा पे हो सकता है, टंग पे हो सकता है या किसी जगह पे भी। अब ये डायग्नोज क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें पेन नहीं होता, ये बिल्कुल पेनलेस अल्सर होता है। ओके। अब हाँ, आप भी हैं, मैं भी हूँ, जब तक हमें दर्द नहीं होगा किसी चीज़ का हम डॉक्टर से रुजू नहीं करेंगे, जी, उसको सीरियस ही नहीं लेंगे। अब जैसे इसी तरह और अल्सर होते हैं, जैसे एपैथिक अल्सर होता है, जो डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, लाइक विटामिन C एंड फॉलिक एसिड्स। तो वो होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मुंह में छाले हो रहे होते हैं, मरीज़ सही से खा पी नहीं रहा होता, तो वो फ़ौरन से डॉक्टर को कंसर्न करता है और उसकी ट्रीटमेंट होती है। सो इसमें जो कैंसर का जो अल्सर होता है वो बिल्कुल पेनलेस होता है, उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता। जी। स्टार्टिंग में क्या होगा, एक वाइटिश पैच होता है, उसे हम बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, जिसे ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। सो वो होगा। अब ये है कि पेशेंट ने खुद नोटिस कर लिया मिरर में, तो अगर उसने उसको सीरियस लिया तो वेरी गुड, अगर वो नहीं ले रहा, बस ये तो ऐसे ही है, या किसी से डिस्कस भी नहीं करते हैं। जी। लेकिन जब वो बढ़ के एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि अब उसको सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू हो गए, विजिबिलिटी आ गई। हाँ, जब सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू होते हैं तो इट्स मीन्स इट इन्फिल्ट्रेट द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, लाइक पेन शुरू हो गया, मीन्स वो बकल म्यूकोजा या मसल्स को इन्वॉल्व कर लिया, मुंह नहीं खुलता, उनका ट्रेसमस हो जाता है, तो मीन्स उनके मसल्स जो हैं मेस्टिकेशन के, उनको इन्वॉल्व कर लिया। तो ये जब भी मसल्स या सराउंडिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाती है, दिस इज़ स्टेज 4। और एक ये है कि हाँ, साइज़ भी बढ़ रहा है। साइज़ जैसे उसने देखा, एक पेशेंट ने अपने आप को असेस किया, छोटा सा लिया ने। अब ये भी होता है सम टाइम, कुछ पेशेंट इसको सीरियस लेते हैं, वो बोलते हैं ये यार मुझे हुआ है और साइज़ बढ़ रहा है। तो साइज़ बढ़ रहा है तो ये भी आपकी स्टेज चेंज हो रही है, जैसे 2 सेंटीमीटर 2 to 4 सेंटीमीटर है, अगर उससे बढ़ रहा है तो आपकी T3 पे चला जाता है। जब आपको सिम्टम होगी वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से होगी, और दिस इज़ स्टेज 4, और ये एडवांस डिजीज़ हो जाती है। ठीक। अब ये होता है कि हमारे पास, चलो किसी को, अब ये है कि किसी को जाहिर है, जो भी पेशेंट होते हैं वो पहले अपने दोस्त से कंसर्न करते हैं या फैमिली मेम्बर से, फिर उनको यही सुनने को मिलता है कि इसमें तो दर्द ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, तो होते रहते हैं। सो जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं, सो डॉक्टर को, अब जाहिर है वो नॉर्मल रूटीन में आते हैं, वो इतना सीरियस होके नहीं आते। जब डॉक्टर उसको देखता है अपने तरीके से, तो वो बोलता है कि यार मुझे शक है कैंसर की तरफ, तो मैं बायोप्सी लूँगा। सो उनकी टेंशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ही। तो फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से चले जाएंगे, बोले यार डॉक्टर तो खामखा डरा रहा है। सो फिर वो जो उनके, अब हमारे यहाँ क्या होते हैं, जो रिलेटिव हैं उनमें ही सब प्रोफेसर बन जाते हैं, नहीं ये तो ऐसे ही है। फिर वो उसको आइडिया भी उल्टे सीधे देना शुरू कर देते हैं, लाइक आप जाओ पीर फकीर के पास जाओ, ये दम दुरूद कराएं, या कोई क्या बोलते हैं जो हकीम है इनकी मेडिसिन लें। अब ये चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। अब वो उसकी जो डिज़ीज़ है वो बढ़ रही होती है, और फिर उनको बोलते हैं कि बायोप्सी नहीं कराना, बायोप्सी कराएंगे तो वो बढ़ जाएगा। और फिर वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि हमने एक पेशेंट की बायोप्सी कराई थी, उसका बढ़ गया था। तो ये फिर यहाँ से कहानियाँ शुरू हो जाती हैं।
और फिर इसका वो रिज़ल्ट ये निकलता है कि जब वो पेशेंट हमारे पास दोबारा आ रहा होता है तो फिर वो ट्रीटमेंट के लायक नहीं रहता। अच्छा डॉक्टर साहब, मिथ्स के हवाले से बात की जाए, जैसे कि आपने काफ़ी मिथ्स तो बता दी, लेकिन कोई ऐसा एक यादगार वाक़या कि जो आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना भूला हो, किसी ने कोई ऐसी मिथ बताई हो कि जो उसमें पाई नहीं जाती? ओरल कैंसर के साथ जी जी जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या मैं आपको बताता हूँ। मेरी पोस्टिंग थी RSC बिटशा, रूरल हेल्थ सेंटर बिटशा। ओके। सो वहाँ पर मेरा एक डिस्पेंसर था, ठीक है, पढ़ा लिखा बंदा, और वो वकील भी था, अच्छा। एडवोकेट था। सो वो पार्ट टाइम PPHI में जॉब करते थे। तो वो एक बार मेरे पास पेशेंट लेकर आए, ओरल कैंसर का यंग पेशेंट था, 20 ईयर ओल्ड, आप नौजवान बिल्कुल। तो मैंने उसको देखते ही बोला कि यार ये कैंसर लग रहा है, इसकी बायोप्सी करवा लो, और ये अभी स्टेज 1 या 2 में, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इलाज के बाद। तो मैं सैटरडे संडे JPMC जाता हूँ, तो जी जी। इसको मेरे पास भेज देना, मैं वो सारा इसका वर्कअप करवा लूँगा। सही। तो उसने कहा ठीक है। तो बहरहाल फिर वो आया ही नहीं, फिर मैं भी भूल गया। तो 2-3 महीने के बाद मुझे वैसे ही जहन पे आ गया। तो मैंने वो अपने दोस्त को कहा, यार वो पेशेंट जो तुमने मुझे दिखाया था उसका क्या हुआ? बोला सर वो कोई टंडो मोहम्मद खान में पीर हैं, उनके पास वो दुरूद करवा रहे हैं और वो बिल्कुल सही हो गया है। मैंने बोला कैसे सही हो गया? बोला वो पहले ज़ख़म जो ये यहाँ था ना, जो एंटीरियर साइड पे था ओरल कैविटी के, वो पीछे की तरफ चला गया, यहाँ से ख़त्म हो गए। तो मैं तो समझ गया कि ये तो, मैंने बोला यार ये बहुत एडवांस हो गई है, एडवांस हो गया, सही और बात। तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा बंदा ये बात करेगा तो यार ये तो एक, मैंने बोला इसको लेकर आओ फ़ौरन। तो बहरहाल फिर वो 2 हफ्ते के बाद उस पेशेंट को खुद ही आ गया, वो पेशेंट ये लेकर नहीं आया, खुद ही आ गया। अब उसकी माउथ ओपनिंग बिल्कुल उसकी माउथ ओपनिंग बिल्कुल नील हो गई, और वो पूरा जो अंदर का ज़ख़म था वो स्किन को टीयर करके बाहर की तरफ आ गया। तो स्टेज 4B तक वो कैंसर अंदाज़ा पहुंच गया। करें। अब उसने कहा कि यार अब इसकी ट्रीटमेंट करो। मैंने कहा यार अब इसका तो अब मैं आपको ये एडवाइस कर सकता हूँ कि अब आप दम दुरूद कराएं, क्योंकि जब एक चीज़ लाइलाज हो जाती है तो अब सिर्फ दुआ काम फिर हम करेंगे। हाँ दुआ काम करती है। तो देखो इलाज कराना सुन्नत है। तो कहने का मकसद है अगर वही बंदा प्रॉपर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता और बहुत आराम से उसका हो जाता और जी, वो जी। बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता। अब पता नहीं वो बेचारा किस हाल में, खैर बायोप्सी तो ले ली थी उसकी, तो वही स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आया था, लेकिन जब उसकी CT स्कैन वगैरह करवाया तो उसकी डिज़ीज़ इतनी एडवांस थी, वो सर्जरी के काबिल तो नहीं था। तो हमने उसको पैलेटिव ट्रीटमेंट होती है, लाइक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होती। तो उसकी तरफ वो ऑन्कोलॉजी वालों ने उसको फिर ट्रीट किया। अब वो बेचारा पता नहीं कहाँ है, लेकिन एक ये बड़ा एक मेरी जो लाइफ है, जब से मैंने FCPS किया है अपनी फील्ड में, तो ये एक केस था जिसका मुझे अफसोस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कैंसर के स्टेजेस के हवाले से बात की, तो मैं चाहूँगा कि एक आप वन लाइनर के तौर पर बता दें कि इब्तदाई स्टेज जो है वो क्या है, और बिल्कुल एंड की जिसमें पेशेंट लाइलाज हो जाता है उसे क्या कहते हैं? इब्तदाई स्टेज जैसे कि पहले मैंने बताया, एक होती है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, मीन्स कैंसर डेवलप नहीं हुआ, डेवलप होने जा रहा है। कोई भी वाइट पैच हो ओरल कैविटी में, सफ़ेद कलर का पैच होता है, उस जब भी आपको नज़र आए उसको सीरियस लें और कंसल्ट करें फिजिशियन से, नहीं तो आप ENT सर्जन से तो ज़रूर करें, या मैक्सिलोफेशियल सर्जन से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। उसके बाद अगर वो ज़ख़म बढ़ रहा है और आपने चलो कंसल्ट नहीं किया और उसको नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा, अगर वो उसका कलर चेंज हो रहा है, लाइक वाइटिश से रेड हो रहा है, आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर को। जब रेड की तरफ बढ़ रहा है, इट्स मीन्स मैलिग्नेंट पावर उसका इंक्रीज़ हो रहा है। ओके। उसके साथ साथ वो ज़ख़म प्रॉपर ज़ख़म बन गया लेकिन उसमें दर्द नहीं है, तो फिर आपने बिल्कुल कंसल्ट करना है। अब ये है कि यहाँ तक तो ठीक है, अब लीयन छोटी है, लाइक 2 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है, आपने खुद एक अंदाज़ा लगा लिया कि कितनी सेंटीमीटर की लियन है। उसको अगर वो आपने देख ली, होना तो यही चाहिए, आपने कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल। अगर नहीं कर रहे, वो बढ़ रही है, फिर भी आप सीरियस लें। जब बढ़ रहा है तो इट्स मीन्स इसकी स्टेज एडवांस हो रही है, स्टेज 2 पे जा रहा है या 3 पे जा रहा है। अब स्टेज 1 है 2 to 4 सेंटीमीटर की लियन होगी, स्टेज 2 में आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और स्टेज 3 बिहाइंड द 4 सेंटीमीटर, एंड स्टेज 4 आपका जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व कर लेगा, लाइक मसल्स होंगे, या बकल म्यूकोजा के मसल्स हैं, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस हैं,
या यही ट्यूमर आपका टेरिगॉइड पेरीवर्टिब्रल फेशिया में चला जाएगा या स्कल बेस होता है उसको इन्वॉल्व कर लेगा। तो ये एक बहुत एडवांस कैंसर हो जाता है, तो इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसको हम पैलेटिव ट्रीटमेंट पे रखते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ अगर बात की जाए, जैसा कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया विच इज़ बायोप्सी, तो मैं चाहूँगा कि बायोप्सी को आप थोड़ा सा मज़ीद वाज़े कर दें। और कई ऐसे लोग हैं कि जो इवन ब्रेस्ट सर्जरी में भी या ब्रेस्ट कैंसर में भी कई ख़वातीन और इवन ये ओरल कैंसर में कई मर्द हज़रात घबराते हैं कि जनाब ये बायोप्सी है, ये लोहा लग गया तो बढ़ जाएगा या इस तरह। तो मुझे ये भी बताएं कि ये कितना सेफ़ प्रोसीजर है। देखिए, बायोप्सी तो बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। अब मसला ये हो कि हम टिश्यू को थोड़ा इंजर्ड करते हैं, बायोप्सी जो लेते हैं टिश्यू को थोड़ा इंजर्ड करते हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा ज़ख़म है, ज़ाहिर है हम टिश्यू को एक टीयर कर रहे हैं तो थोड़ा ज़ख़म होगा, उसमें दर्द होगा, तो थोड़ा सा वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, वो बढ़ता नहीं है ज़ख़म, तो उसको वो एक लोगों ने सोचा हुआ है कि ये बढ़ गई है, हालांकि वो उसी टाइम वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। चलो, मेरा एक और पेशेंट्स को ये सजेशन दूंगा, अगर आप बायोप्सी से डर रहे हैं, ठीक है, आप जाके सिटी स्कैन करवा लें। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद आप पहले सिटी स्कैन करवा लें, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कोई अगर लिम्फ नोड होते हैं लेकिन नेक में नो, कम से कम इसका ये है कि डायग्नोस्टिक केस तो है, इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जो रेडियो कीमोथेरापी है वो तो स्टार्ट हो जाए ना, तो ये इसलिए हम फिर बायोप्सी रिकमेंडेट करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी किए जाएँ। डॉक्टर साहब, इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? बेसिकली ये बड़ी एक लंबी सी कहानी है। शुरू में ये था कि मेरा शौक़ था कार्डियोलॉजी में जाने का, सो मैंने फिर हाउस जॉब की। तो जब मैंने ENT की फील्ड में हाउस जॉब की, 3 महीने किए, तो ओरल कैंसर स्पेशली इनके केसेस में देखता था, इनकी सर्जरी देखता था और इनकी इंसिडेंट्स जो बढ़ रही होती थी, तो फिर मेरा वहाँ पर शौक़ डेवलप हुआ। तो दूसरे मेरे मेंटर हैं जो प्रोफेसर तारिक रफ़ी हैं, जो हमारे ENT के प्रोफेसर थे JPMC में, एक्स प्रोफेसर अब साउथ सिटी में होते हैं सर, और वाइस चांसलर भी रहे हैं जिन्ना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह। सो हमने उनको फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के स्टूडेंट हैं आज हम जो काम कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, यकीनन जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी में असातिज़ा का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, नो डाउट। तो कोई एक ऐसे आपके उस्ताद कि जिनका आप नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर हम स्टार्ट करें अपनी प्राइमरी एजुकेशन से और हायर एजुकेशन तक, तो बहुत सारे रोल हैं। अब जाहिर है ऐसे तो नहीं हो सकता किसी को कम या ज़्यादा। टीचर, हर जो आपके स्टेज में आपको जो कामयाबी मिली है वो अपने टीचर की बदौलत ही मिली है। कोई एक ख़ास एक ऐसे कि मेरे जो याद रह आइडियल गए? हैं वो प्रोफेसर तारिक रफ़ी हैं। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मैं नहीं बोलता, जो भी उनसे मिले वो खुद ही आपको बताएंगे। इज़ सो हम्बल। हालांकि माशाल्लाह ओहदे अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जो ओहदे थे उसके बावजूद जो अपने स्टूडेंट का ख्याल रखते हैं और जितने हम्बल हैं, ऐसा मैंने कोई नहीं देखा अब तक। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। ख़ास पैगाम तो यही है कि पहले तो एलर्जिक राइनाइटिस जो हमारा टॉपिक है, आजकल का जो मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम है, तो नज़ला ज़ुकाम ज़ाहिर है बहुत कॉमन हो जाता है। यही डस्ट एलर्जी है और धूल मिट्टी, और सर्दियों का मौसम भी है, ड्राई मौसम भी है। तो इसमें यही है कि पहले आप मास्क का फ्रीक्वेंटली यूज़ करें, सर्दी से बचें, और इसके अलावा जो एलर्जी, जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको पहचानें और फिर उससे अवॉइड करें। सेकंड, जो ओरल कैंसर है, अगर आपके मुंह में खुदा न खास्ता कोई भी एबनॉर्मलिटी नज़र आती है तो फ़ौरन से कंसल्ट करें, विदाउट अब रिलेटिव या दोस्तों को बताने के बजाय आप जो उस स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं उनको दिखाएं फ़ौरन से, क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोस होगा उतना ही ट्रीटमेंट उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। जितना लेट आप करोगे तो फिर ट्रीटमेंट उसके पॉसिबल नहीं होगा। बाकी यह है कि प्रिवेंटिव मेयर ये है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, पान, गुटखे, छालियाँ, सिगरेट स्मोकिंग से गुरेज करें, फल फ्रूट ज़्यादा खाएं, फ्रीक्वेंटली मास्क का यूज़ करें। मैं यही कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो यही है, आपका हेल्थ इज़ वेल्थ, अपनी हेल्थ पे फोकस रखें। जो भी डिजीज़ होती हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी सी अपील भी कर दें 99 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के हवाले से। हाँ, मेरी तमाम दोस्तों से जो मेरे फ्रेंड हैं उनसे गुजारिश है कि यासिर भाई के न्यूज़ हैं जो 99, इनको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। यासिर भाई का मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ। आरजे थे ये 101 पे, मैं इनको तब से सुन रहा हूँ। सो नाइस मैन। और इन्होंने जो अब काम शुरू किया है, स्पेशली जो डॉक्टर्स को बुला के जो एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट्स को या सोसाइटी को, जो एजुकेशन दे रहे हैं डिज़ीज़ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे प्रोग्राम को तो आपने प्रमोट करना चाहिए ताकि इससे हमारी आवाम फ़ायदा उठा सके। ठीक। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। थैंक यू। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इमरान भट्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर लम्स, कंसल्टेंट ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन, अफवा मेडिकल सेंटर कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।